फिजिक्स का एक बेसिक प्रोफाइल हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। इससे पहले मैंने इंग्लिश में भी इसका रिकॉर्डिंग किया है। अब हिंदी में मैं बताना चाहता हूं बच्चों। देखिए, किसी भी समीकरण में, जैसे कि मान के चलिए कोई भी हम समीकरण लिखते हैं कि कोई सूत्र लिखते हैं कि गतिज ऊर्जा समान 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर। तो ये हो गया। मान के चलिए कि हम किसी लोलक के लिए आवर्तकाल का सूत्र लिखते हैं 2π√L/g। तो ये जो फॉर्मूले हैं, इसमें क्या होता है, एक राशि दूसरे पर निर्भरशील होता है। जैसे कि हम गतिज ऊर्जा बराबर ½ mv² को मान के चलिए कि गतिमान वस्तु का जो है द्रव्यमान नियत है। मान के चलिए इस परिस्थिति में यदि द्रव्यमान नियत है तो इस परिस्थिति में क्या होगा कि गतिज ऊर्जा, देखिए इसमें से 1/2 और m दोनों नियत हो जाएंगे। तो हम कहेंगे गतिज ऊर्जा निर्भर करेगा किस पर, v² पे। दूसरे सूत्र में देखिए, दूसरे फॉर्मूला में आप देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पे 2π और g अगर अपरिवर्तनीय है, नियत राशि है, तो आवर्तकाल लंबाई पे निर्भर करेगा। तो इसमें निर्भरशीलता को हम इस प्रकार व्यक्त करेंगे कि t समानुपाती √L, या कह सकते हो कि आवर्तकाल समानुपाती लंबाई घात 1/2। तो इस प्रकार के जो राशियों में निर्भरशीलता की मैं बात कर रहा हूं। तो होता यूं है स्टूडेंट्स कि देखिए चल राशि y मान के चलिए x पर निर्भर करता है, ठीक है। तो y को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी निर्भरशील चल राशि, निर्भरशील चल राशि। और जो x है जिस पर वो डिपेंड करेगा उसको हम कहते हैं स्वतंत्र या आधार चल राशि। ये मान के चलिए आधार चल राशि, ठीक है। तो निर्भरशील किस पर निर्भर करेगा, आधार पर निर्भर करेगा। जैसे कि प्रथम उदाहरण में गति ऊर्जा v आधार राशि उस पर निर्भर कर रहा था। इस उदाहरण में आवर्तकाल लंबाई पर निर्भर कर रहा था, ठीक है। अब देखिए यहां पर घात है 2 पहले उदाहरण में, और दूसरे उदाहरण में घात है 1/2। इस प्रकार आप कह सकते हो कि यदि y x पर इस प्रकार निर्भरशील है, y समानुपाती x⁴n, तो यहाँ पर जो घात है पावर n वो है। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं कि दोनों परिवर्तनों को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि देखिए Δy/y समान घात n Δx/x। इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जानते हैं कब? यदि, याद रखिएगा, यदि आधार राशि x में जो परिवर्तन है वो 5% से इससे कम होना जरूरी है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा कि यदि सामान्य परिवर्तन है आधार चल राशि पर, तो निर्भरशील चल राशि पर परिवर्तन बहुत इजीली हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। वैसे आप सभी जानते हो कि Δy/y जो है वो है आंशिक परिवर्तन। तो y में आंशिक परिवर्तन समान घात गुणा आधार राशि में आंशिक परिवर्तन। तो इस प्रकार के परिस्थितियों में याद रखिएगा, हमें मान के चलो ये बताया गया कि चल राशि x यानी आधार राशि में परिवर्तन अब बच्चों आप भी जानते हो कि देखिए परिवर्तन 2 प्रकार के हैं। जैसे धनात्मक परिवर्तन मतलब वृद्धि, और ऋणात्मक परिवर्तन मतलब कमी, ठीक है। मान के चलो एक परिवर्तन बताएगा, वृद्धि का हो या धनात्मक परिवर्तन। x में परिवर्तन यदि α% है ना, x में परिवर्तन यदि α% है और आपने देख लिया कि α 5 से कम है। जैसे कि उदाहरण में बताओ आपको, मान के चलिए किसी वर्गाकार प्लेट है जिसकी भुजा लंबाई 0.2% वृद्धि हुआ तापीय प्रसार के कारण। तो ये जो 0.2% या 0.5%, 1%, ये सभी 5% से कम होते हैं। तो इन परिस्थितियों में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। ये आया कहां से? ये आया द्विपद सन्निकटन यानी बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन से, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। सीधा इसका अप्लाई करना, तो आप कहना कि y अर्थात इस परिस्थिति में यदि x में परिवर्तन यानी आधार राशि में परिवर्तन 5 से कम हुआ, तो y में परिवर्तन बच्चों हम लिखेंगे जो भी घात है, देखिए घात n गुणा आधार राशि में परिवर्तन इतना प्रतिशत होगी, ये होनी चाहिए, ठीक है। और एक बात, अहम बात याद रखिएगा, ये जो घात है n, ये बताता है कि दोनों परिवर्तनों की प्रकृति क्या है। अर्थात हमने लिख दिया कि y समानुपाती x⁴n। कई बार सूत्रों में आपको मिलेगा कि x⁴n जो है वो धनात्मक है। जैसे कि इस उदाहरण में देखिए घात धनात्मक है कि नहीं बताइए। इस उदाहरण में भी घात धनात्मक है, ऐसे ही घात ऋणात्मक भी हो सकता है। तो यदि बच्चों देखिए
इन दोनों को संबंधित करने वाला जो घात है n, यदि घात हो गया धनात्मक, इन परिस्थितियों में x वृद्धि के फलस्वरूप y में भी वृद्धि होगी। अगर x में कमी आई तो y में भी कमी आएगी। यहाँ नहीं, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे समान प्रकृति के परिवर्तन। इस बात को याद रखिएगा, यदि घात धनात्मक हुआ तो दोनों राशियों में परिवर्तन जो निर्भरशील है y x पर निर्भर कर रहा है, परिवर्तन की प्रकृति समान होगी। ठीक उसी प्रकार बच्चों, यदि मान के चलो कि n ऋणात्मक हो गया तो x में वृद्धि का परिणाम स्वरूप क्या होगा, y में आ जाएगी कमी। यानी इसमें कमी आए तो y में आ जाएगी वृद्धि। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि विपरीत परिवर्तन, विपरीत प्रकार के परिवर्तन होगा। कब? जब घात ऋणात्मक हो। ठीक है, कई सारे उदाहरण हम ले सकते हैं। फिर हम देखते हैं बच्चों कि इन चीज़ों का प्रयोग। सबसे पहले हम डिस्कशन पे आएंगे कि 5% से यदि कम हुआ तो हमें सिंपली ये द्विपद सन्निकटन यानी बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन का ये विधि अपनाना है। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, x में परिवर्तन यानी आधार राशि में परिवर्तन यदि ज्ञात हो तो निर्भरशील चल राशि में परिवर्तन को आप क्या करेंगे, घात गुणा संगत परिवर्तन आधार राशि में, ऐसे करके आपको व्यक्त करना है। अब देखिए कुछ उदाहरण हम लेते हैं। उदाहरण में हमें सबसे पहले याद रखना है, देखिए जो अज्ञात राशि होगी तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हमें निर्भरशील चल राशि मानना पड़ेगा। ऑलराइट, जो अज्ञात राशि होगी, और उसे जो अज्ञात राशि है यानी जो निर्भरशील चल राशि है, हमेशा उसे समीकरण के बाईं ओर रखेंगे और जिसका घात 1 होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, मैं एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये बताइए कि किसी ठोस गोले के लिए आयतन समानुपाती r³ है, ये आप सभी जानते हो। ठीक है, अर्थात यहाँ पर इस जो एक्सप्रेशन में यहाँ पे जो मैंने व्यक्त किया है, इसमें आयतन बाईं ओर है, देखिए घात 1 है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि आयतन समानुपाती त्रिज्या घात 3। ठीक है, अब इसी को रिवर्स से सोचे, इसको रिवर्स करेंगे तो आपको मिलेगा कि इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूं बच्चों, तो ये आ जाएगा। फिर आप कहोगे कि r समानुपाती आयतन घनमूल अर्थात 1/3 घात हो गया। तो देखिए प्रथम उदाहरण में आयतन निर्भर कर रहा है किस पर, त्रिज्या पर, और दूसरे जिसमें इसमें मैंने व्यक्त किया दूसरे समीकरण में, इसमें त्रिज्या को मैंने रखा है निर्भरशील चल राशि जो कि आयतन आधार राशि पे निर्भर कर रहा है। तो देखिए घात बदल गया। ऑलराइट, याद रखना जो राशि आपको ज्ञात करना हो हमेशा उसे लेफ्ट हैंड साइड में रखना बाईं ओर, उसकी घात 1 होनी चाहिए। तो कुछ उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा कि हम इसे अप्लाई कैसे करते हैं। पहले हम उदाहरण लेंगे 5% से कम, उसके बाद हम उदाहरण लेंगे 5% से अधिक होने पर हमें क्या करना चाहिए। देखिए मान के चलिए बच्चों, बहुत ही सरल प्रश्न और कई बार ये पूछा जाता है। देखिए बताया गया, मान के चलो प्रश्न में कि किसी वस्तु के लिए द्रव्यमान, मान के चलो द्रव्यमान नियत, ये हमें बताया गया है, और वस्तु है गतिमान वस्तु। ठीक है, गतिमान वस्तु के लिए द्रव्यमान नियत है। हमें बताया गया कि यदि इस गतिमान वस्तु के लिए संवेग अर्थात रेखीय संवेग 0.4% बढ़ जाता है यानी अधिक हो जाता है, संवेग में वृद्धि धनात्मक, आप सोच सकते हो यदि संवेग में वृद्धि 0.4% हुआ, तब हमें पूछा गया कि तब बताइए कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, यह हमें पूछा गया। तो इस सबसे पहले बात तो देखिए बच्चों, यहाँ पे रेखीय संवेग के बारे में बताया गया है, और हमें जो अज्ञात राशि जिसके बारे में हमें बताना है वो है गतिज ऊर्जा। हम सभी ये सूत्र जानते हैं कि रेखीय संवेग को हम व्यक्त करते हैं द्रव्यमान गुणा वेग, और गतिज ऊर्जा को हम व्यक्त करते हैं 1/2 m/v²। अब देखिए इन दोनों के मध्य जो संबंध है, इन दोनों का यदि हम संबंधित करें, जैसे कि यहाँ पे वेग को अलग कर लीजिए, वेग को अगर लिखिए p/m और यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दीजिए, तो आपको मिलता है गतिज ऊर्जा समान p²/2m। इस प्रकार हम व्यक्त कर सकते हैं, और ये बिल्कुल सही तरीका है, क्योंकि देखिए गतिज ऊर्जा यहाँ पे अज्ञात राशि है,
वो बाईं ओर होनी चाहिए समीकरण में और उसमें घात 1 होना चाहिए। तो बिल्कुल सही रूप से है। अब आप देख सकते हो बच्चों, द्रव्यमान है नियत और 1/2 तो आप जानते ही हो कि नियत राशि है, अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं निर्भरशीलता को कि गतिज ऊर्जा समानुपाती p², है कि नहीं बताओ। यहाँ पे देखो गतिज ऊर्जा निर्भर कर रहा है किस पर, आधार राशि p पर जिसमें घात 2 है। ऑलराइट, अब हम कहेंगे कि रेखीय संवेग में बताया गया कि ये इसमें वृद्धि कितना प्रतिशत, 0.4%। सबसे पहले मार्क कीजिए कि ये जो वृद्धि प्रतिशत है 5 से कम है कि नहीं। अगर हाँ है फिर आप कहोगे कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि संगत घात, कितना घात है देखिए 2 गुणा 0.4। तो इसका सटीक जवाब है कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि 0.8% का होगा। अब देखिए और एक चीज अभी थोड़ी देर पहले जो मैं डिस्कस कर रहा था कि यदि घात धनात्मक है, दोनों में प्रकृति परिवर्तन की प्रकृति समान होगी। यहाँ पे देखिए घात धनात्मक है अर्थात गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी जब यहाँ पे संवेग बढ़ेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार और एक प्रश्न पे हम आते हैं। मान के चलिए और एक प्रश्न, मान के चलिए बच्चों कि किसी ठोस गोले के बारे में बताया गया है, ठोस धात्विक गोला। मान के चलो बताया गया कि तापीय प्रसार जनित किसी गोले के लिए गोले की त्रिज्या में वृद्धि 0.8% मान के चलो वृद्धि हुआ। ये सूचित है कि तापीय प्रसार जनित किसी ठोस धात्विक गोले के लिए त्रिज्या में वृद्धि हुआ 0.8%। अब हमें पूछा गया कि बताइए कि आयतन में वृद्धि क्या होगी, आयतन में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। हमें यह पूछा गया। देखिए सवाल बहुत आसान है। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि अज्ञात राशि कौन है। देखो आयतन के बारे में सूचित करना है, बताना है, और ज्ञात राशि है त्रिज्या। तो इन दोनों के बीच का संबंध हम सबको पता है कि v बराबर 4/3 पाई गुणा r³। ठीक है, इसमें से देखिए ये भाग जो है ये नियत है कि नहीं बताओ बच्चों। तो v समानुपाती r⁻³ ही आ जाएगा। तो देखो बिल्कुल सटीक यहाँ पे व्यवस्थित है, क्योंकि जो अज्ञात राशि है वो बाईं ओर है समीकरण और उसके घात है 1, और आधार राशि कौन है, त्रिज्या, जिसके बारे में ऑलरेडी सूचना है इस प्रश्न में। तो हम कहेंगे सिंपल, यहाँ पे देखो परिवर्तन आधार राशि में कितना 0.8%, 5 से कम हुआ, अर्थात हम कहेंगे कि देखो r में वृद्धि, r का परिवर्तन यानी r में वृद्धि कितना है, वृद्धि है 0.8%। पहले अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि क्या ये सूचित यानी यहाँ पे जो ज्ञात प्रतिशत है वो 5 से कम है कि नहीं। 5 से कम है बच्चों, तो हम कहेंगे अर्थात निर्भरशील चल राशि में वृद्धि, आप लिखिए संगत घात कितना है, देखिए 3 गुणा 0.8%। तो अर्थात इसका जवाब होगा 2.4% में आयतन में वृद्धि होगी। ठीक है ना। और अगेन आप उस चीज को भी क्रॉस चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे संगत घात जो है दोनों को संबंधित करने वाला वो है धनात्मक यानी 3, अर्थात क्या होगा बच्चों कि देखो आयतन में वृद्धि होगी त्रिज्या बढ़ने पर। तो ये तो हो गया सिंपल से क्वेश्चंस, जिसमें मान लीजिए जो आधार राशि है, आधार राशि में परिवर्तन सामान्य दिख रहा है आपको कि 5% से कम, तो द्विपद सन्निकटन या बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मान के चलो और एक प्रश्न हम हल करते हैं। मान के चलो बच्चों अगला प्रश्न है हमारा, बताया गया कि किसी सरल लोलक के आवर्तकाल के बारे में। ऑलराइट, शॉर्ट में लिख रहा हूं इस क्वेश्चन को। देखो हमें बताया गया कि किसी सरल लोलक के लिए, फॉर ए सिंपल पेंडुलम यानी सरल लोलक के लिए हमें बताया गया कि लंबाई, डोरी की लंबाई यानी जो धागे की लंबाई है, लंबाई में वृद्धि बताया गया बच्चों, मान के चलो 1.6%। ये बताया गया कि डोरी की लंबाई में वृद्धि, जो धागा है निलंबित, लंबाई में वृद्धि हमने किया है, अधिक लिया है, 1.6% वृद्धि किया है। अब हमें पूछा गया कि बताइए कि सरल लोलक में इस वृद्धि जनित की आवर्तकाल में परिवर्तन क्या होगा, हमें पूछा गया है। तो बड़ा सरल प्रश्न है, क्योंकि देखो ये भी परिवर्तन जो सूचित है वो भी 5 से कम है।
तो 5 से कम वालों में बहुत सरल हो जाता है। सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें जो सूत्र मालूम है ये याद है, देखो 2π√L/g, सही है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस प्रश्न में जो परिवर्तन किसका हो रहा है, लंबाई, उसके साथ साथ लंबाई में परिवर्तन जनित आवर्तकाल में परिवर्तन है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे निर्भरशीलता आ रहा है t समानुपाती L की घात 1/2। सही बच्चों, देखो √ मतलब घात 1/2। अब इसको हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि देखो लंबाई में जो वृद्धि है, लंबाई में जो वृद्धि वो सूचित है कितना प्रतिशत, 1.6%। सबसे पहले अपने आप से पूछो क्या ये प्रतिशत 5 से कम है कि नहीं, तो हम बिल्कुल कहेंगे हाँ ये 5 से कम है। तो हम कहेंगे ठीक है, यहाँ पे वही लगा सकते हैं तरीका, तो कहेंगे आवर्तकाल में वृद्धि, सेम लैंग्वेज लिखिए, घात देखिए कितना है 1/2, और आधार राशि कौन है, जो राइट हैंड साइड में है 1.6%। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन आ गया कि आवर्तकाल में परिवर्तन 0.8% है। और यहाँ पर भी आप देखिए बाकी दो उदाहरणों की भांति यहाँ पे देखिए ये भी पॉजिटिव है, अर्थात दोनों में परिवर्तन की प्रकृति समान होगी, ठीक है ना। तो ये सारे, ये जो 2-3 एग्जाम्पल हमने लिया है, इन सभी में देखो 5% से कम वाले मामले थे। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आधार राशि में परिवर्तन 5 से अधिक हो गया तब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको प्रश्न जो मिलेंगे वो इस प्रकार मिलेंगे कि या तो देखना बच्चों की 1%, 2% से नीचे होगा जो सूचित चल राशि में परिवर्तन, या तो आपको बताया जाएगा कि परिवर्तन 10%, 20%, 30%, 40%, मतलब ये जो 5% है, 5 से पर्याप्त अधिक और 5 से पर्याप्त रूप से कम, ऐसे बताया जाएगा। मतलब एग्जैक्टली 5 के अराउंड कोई नहीं बताएगा कि भाई एग्जैक्टली 5% में क्या है, ठीक है। तो मान के चलो कि अगर परिवर्तन 5 से अधिक हुआ तब क्या होगा। मान के चलिए बच्चों की ठीक है y समानुपाती x की घात n है, परंतु x जो आधार राशि है, आधार राशि, आधार x में परिवर्तन मान के चलिए 5% से अधिक हुआ। तो बच्चों 5% से अधिक हो गया तो देखो अभी जो हमने विधि, जिस विधि से हमने 3 सवालों को सॉल्व किया है वो विधि यहाँ पे अब एप्लीकेबल नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो परिवर्तन जानने के लिए कि y जो है निर्भरशील चल राशि, उसके प्रारंभिक और अंतिम मानों को तुलना करना पड़ेगा। कैसे, बहुत बहुत सरल। आप देखिए कि इसके बाद हम लिखेंगे y अंतिम, देखो y अंतिम बटा y प्रारंभिक, ठीक है। लिखेंगे x अंतिम बटा x प्रारंभिक अनुपात, यहाँ पे प्रॉपरली अब घात लिखना, ठीक है। अब आप देखिए दोनों साइड से बच्चों 1 को माइनस कर लीजिए, अर्थात आपको क्या मिलेगा, देखो y फाइनल यानी y अंतिम बटा y प्रारंभिक -1 लिखेंगे। राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा x अंतिम बटा x प्रारंभिक घात n-1। अब आप ध्यान दे सकते हो कि ये जो है इसका रूप क्या आएगा, अंतिम माइनस y प्रारंभिक बटा y प्रारंभिक। ये बात तो आप सभी जानते हो बच्चों के अंतिम माइनस प्रारंभिक होती है परिवर्तन। तो ये परिवर्तन बटा मूल मान, परिवर्तन बटा मूल मान को हम कहते हैं आंशिक परिवर्तन। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया कि y में कह सकते हो, y में आंशिक परिवर्तन ये हमें प्राप्त हो गया, किस आधार पे निर्भर होगा, x अंतिम बटा x प्रारंभिक घात n-1। देखो ये हो गया आंशिक परिवर्तन। आंशिक परिवर्तन मतलब 1 में कितना बदलाव है ना, और प्रतिशत मतलब 100 में कितना बदलाव। तो बच्चों प्रतिशत परिवर्तन के लिए, प्रतिशत परिवर्तन, इसके आप क्या करेंगे, आंशिक परिवर्तन को यानी डेल्टा y बटा y को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, देखिए x अंतिम, आधार राशि का अंतिम मान, आधार राशि का प्रारंभिक मान घात n-1, फिर इसको क्या करेंगे आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार हमें y में परिवर्तन आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि हम इसको भी, इस विधि को भी प्रश्नों में प्रयोग करके देखेंगे कि किस प्रकार हम प्रश्नों को हल करेंगे।
जैसे प्रथम प्रश्न लिया था बच्चों, गतिमान वस्तु जिसका द्रव्यमान नियत है, इसका संवेग बदला था यानी परिवर्तन हुआ था। ठीक उसी प्रकार मान के चलिए समान प्रश्न है परंतु परिवर्तन अलग है। मान के चलिए बताया गया कि किसी नियत द्रव्यमान के गतिमान वस्तु के लिए संवेग 20% अधिक हो जाने पर, अर्थात वृद्धि होने पर, अधिक होने पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन हमने किया था लेकिन दोनों में सामान्य अंतर है। अंतर क्या है बच्चों, आप समझ गए? अंतर है कि उस प्रश्न में था 0.4%, यहाँ पे परंतु ये देखो 20% है, यानी 5 से काफी बड़ा है। जैसे मैंने कहा कि या तो आपको बताया जाए कि 5 से पर्याप्त रूप से छोटा और या तो 5 से पर्याप्त रूप से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पर वो विधि तो चलेगा नहीं बच्चों। कौन सा विधि कि n गुणा आधार राशि में परिवर्तन। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये विधि अपनाना पड़ेगा। देखो बच्चों मान के चलो P प्रारंभिक बदल गया P अंतिम तक, तो इस बदलाव को पहले पहचानो। देखिए प्रारंभिक मान को यानी मूल मान को यदि आप 100 मान के चलते हो, प्रतिशत मतलब यही है 100, तो बताया गया कि 20% बढ़ जाता है। तो बताओ बच्चों कि 100 बढ़ के कितना हो जाएगा? 100 में 20 बढ़ने का मतलब है कि प्रारंभिक 100 से बदलकर 120 बन जाएगा। हाँ या ना बताइए। उसके बाद आप ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको मिलेगा। आप तो जानते ही हो कि गतिज ऊर्जा चर्चा में है p²। ये समीकरण यहाँ पे हमें आवश्यक है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि गति ऊर्जा के बारे में बताना है, अज्ञात राशि है, वो बाईं ओर घात 1 होना चाहिए। आधार राशि यहाँ पे रेखीय संवेग है जो सूचित है प्रश्न में। तो यहाँ पे आप क्या करोगे बच्चों, आप ऐसे करोगे k अंतिम माइनस k प्रारंभिक समान क्या हो जाएगा बताइए, p अंतिम p प्रारंभिक घात, कौन सा घात है? 2 घात है। देखिए तो ये जो है आपको आराम से मिल जाएगा। देखो प्रारंभिक को यदि मैं 100 लेता हूं तो अंतिम जो सूचित है वो 120 है। तो इसका आकलन कीजिए। देखिए 120 बटा 100 कितने हो गए? 1.2। अब 1.2 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है 1.44। ठीक है, फिर आप दोनों तरफ से जैसे मैंने बताया कि 1 का सब्सट्रैक्शन यानी इसका व्यवकरण से आपको यहाँ पे मिलेगा बच्चों। अंततः मैं आपको बता दूं कि गतिज ऊर्जा में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो आपको मिलेगा ये -1 गुणा 100, तो आपको मिलेगा 44%। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं कि इस परिवर्तन को जो रिपोर्टिंग यानी सूचित करना जो है, अंततः इसका व्यक्त करना, परिवर्तन का जो जिसको हम व्यक्त करेंगे वो 2 प्रकार से किया जाता है। बच्चों याद रखना कि यदि प्रारंभिक मान को आप 100 मान के चले, ठीक है ना, और अंतिम मान कुछ आपको मिलेगा, और देखिए यहाँ पे जो परिवर्तन है निर्भरशील चाल राशि में जो परिवर्तन है, देखो जो परिवर्तन है उसको हम इतने से परिवर्तन कहते हैं और अंतिम मान को तक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि इस परिस्थिति में देखो गतिज ऊर्जा क्या हो गया, आप जरा सोचिए कि यहाँ पर हमें ये मिला कि गतिज ऊर्जा प्रारंभिक जो था वो बढ़कर गतिज ऊर्जा अंतिम हो गया। अनुपात हमें बता रहा है कि 44% वृद्धि, अर्थात ये अगर 100 था पहले, ये 144 हो गया। ठीक है ना। अब बच्चों बताओ इनमें अंतर कितना है? ऑब्वियस सी बात है अंतर 44% है। ठीक है ना। अब हम कहेंगे कि इस परिवर्तन को हम इस प्रकार व्यक्त करेंगे कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, सिंपली अगर ये कहोगे कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 44% है या परिवर्तन 44% से है, ठीक है, और ये भी कह सकते हो कि गतिज ऊर्जा 144% तक बढ़ जाता है। अब देखो तक मतलब क्या? तक मतलब अंतिम मान। यदि प्रारंभिक को 100 मानो मूल मान को, तो अंतिम मान को हम तक कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए बच्चों
कि कोई राशि जो है वो 50 से 100 हो गया, या मान के चलो 40 से 80 हो गया, अर्थात दुगुना हो गया, यानी 100 बन गया 200, तो इस परिवर्तन को हम कहेंगे 100% से वृद्धि और 200% तक वृद्धि। तो किसी भी राशि का दुगुना होने का मतलब है 200% तक वृद्धि, या अंतर कितना हुआ 100% से वृद्धि, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना। चलो और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं बच्चों, और एक क्वेश्चन जिसमें देखो 5% से हम अधिक वाले में हम अप्लाई करेंगे। प्रश्न कुछ ऐसा है बच्चों, देखिए बताया गया है कि मान लीजिए मानिए किसी हम उपग्रह की बात करें, ठीक है। आप सभी जानते हो कि भाई ये है ग्रह, सैटेलाइट, यहाँ पे प्लैनेट, और इसके परितः परिक्रमणरत है उपग्रह यानी सैटेलाइट। तो बच्चों जरा याद कीजिए कि यहाँ पे जो कक्षीय चाल है उसका फॉर्मूला क्या होता है। कक्षीय चाल का फॉर्मूला होता है √Gm/r, ठीक है, याद आ रहा है। देखो यहाँ पे कैपिटल एम है द्रव्यमान जो केंद्रीय ग्रह का है, उपग्रह का द्रव्यमान यहाँ पे प्रकट नहीं होता इस समय सूत्र में। तो यहाँ पे r जो है वो है कक्षीय त्रिज्या, ऑलराइट। तो बच्चों यहाँ पे मान के चलो आपको बताया गया है कि जो कक्षीय त्रिज्या है, मान के चलो बताया गया कि कक्षीय त्रिज्या r किसी कारणवश 36% कम हो जाता है। कक्षीय त्रिज्या 36% कम होने पर कक्षीय चाल में क्या परिवर्तन होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखो r के बारे में बताया गया है। अब हम क्या करेंगे, कहेंगे इनमें से नियत राशि कौन कौन है, चर्चा में कौन कौन है बताओ। हमें कक्षीय चाल के बारे में बताना है, जबकि इसके बारे में सूचित है कि त्रिज्या 36% कमी, ऑलराइट। तो निर्भरशीलता में हम कहेंगे देखो बिना पावर के ना व्यक्त करके आप ऐसे ही व्यक्त कर सकते हो। ये देखिए √, ये हो गया, ठीक है ना। फिर हम देखो क्या करेंगे, कहेंगे कि कक्षीय चाल का अंतिम मान बटा कक्षीय चाल का प्रारंभिक मान, इसको हम लिखेंगे √, क्योंकि देखो ऊपर नीचे का मामला है तो बच्चों व्युत्क्रम है, तो √, के बाद यहाँ पे देखो अंतिम को इधर लिखेंगे r अंतिम, यहाँ पे r प्रारंभिक लिखेंगे। समझ गए ना कि देखो अंतिम नीचे आ गया, प्रारंभिक क्यों बच्चों, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो अब आप लिखोगे, देखो ये बताओ कि प्रारंभिक मान को यदि मैं 100 लेता हूं, कोई राशि 100 है, वो 36% यानी 100 में 36 की कम होने के बाद कितना रह जाता है, 100 से 36 माइनस कर दो, ठीक है, तो आ जाएगा 64। अब आप देखिए बच्चों ये आ गया 10/8, 10/8 यानी 1.25, सही है, 5/4। तो ये आपको अनुपात मिल गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि v अंतिम बटा v प्रारंभिक -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.25। ये तो हो गया आपका आंशिक परिवर्तन, किसमें, कक्षीय चाल में। अब दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा यहाँ पे 25% परिवर्तन है, ठीक है, 25% परिवर्तन है। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, बाकी जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उससे सबसे अलग ये है, उसका कारण ये है बच्चों कि यहाँ पे आप यदि घात से व्यक्त करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, समानुपाती r की घात -1/2 है कि नहीं बताओ। √, क्या होता है, घात 1/2, तो 1/√, को क्या कहोगे आप, घात -1/2। तो इस उदाहरण में अभी तक जितने भी हमने उदाहरण लिए हैं उनमें से इसमें केवल घात ऋणात्मक आया। तो घात ऋणात्मक आने से क्या प्रभाव पड़ेगा, आप जानते हो कि दोनों में जो परिवर्तन है, आधार राशि में जो जिस प्रकार की परिवर्तन होगी, निर्भरशील राशि में विपरीत प्रकार। तो देखिए बच्चों यहाँ पे त्रिज्या जो है उसमें हुआ क्या बताओ, कमी आई है ना, यानी इस राशि में आई है कमी, तो इसमें होगा वृद्धि। तो इसको हम कहेंगे, परिवर्तन को हम कहेंगे ये धनात्मक परिवर्तन है, अर्थात यहाँ पे कक्षीय चाल में आएगी वृद्धि, ठीक है। अब इस वृद्धि को आप, जैसे मैंने आपको अभी भी सिखाया कि 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हो, कैसे कैसे बताओ। एक तो हम कहेंगे 100 बन गया 125, है ना, इसका मतलब हम कहेंगे कक्षीय चाल V0 कह सकते हो कि 25% से वृद्धि होती है इसमें, से मतलब अंतर, 100 बन गया 125, और तक मतलब बच्चों हम कहेंगे 125% तक वृद्धि,
मैंने आपको जैसे कहा अभी थोड़ी देर पहले कि देखो प्रारंभिक को यानी मूल मान को यदि 100 कहो तो अंतिम को आप कहोगे तक, और जो परिवर्तन है अंतिम प्रारंभिक का उसे आप कहोगे से परिवर्तन। और सिंपली अगर कुछ ना बताई जाए तो उसको से मान के चलना आप, मतलब इतना जो डिफरेंस है वो है। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बड़ा कॉमन है। और देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में जैसे कि मैं जब इसके जो करस्पॉन्डिंग जो आपके वर्कशीट तैयार करता हूँ तो इसमें कई सारे क्वेश्चन डालता हूँ इस प्रकार के, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि भाई परिवर्तन 5 से कम है। 5 से कम वाले क्वेश्चन में तो आंसर तुरंत देखते ही आ जाता है, और 5 से अधिक वालों में थोड़ा सा आपको इस प्रकार की निर्भरशील चल राशि का अंतिम और प्रारंभिक मान को तुलना करके, जैसे कि अनुपात निकाल के माइनस करके, इस प्रकार आपको देखना पड़ता है। और दूसरी बात यह है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप इस बात का भी ध्यान रखना कि प्रश्नों में कई बार क्या होता है कि परिवर्तन को बताया जाता है कि गतिज ऊर्जा 300% बढ़ गया, यानी बढ़ जाता है। तो 300% बढ़ जाए मतलब वो अंतर को कह रहा है। अगर आपको बताया गया कि गतिज ऊर्जा 300% तक वृद्धि हुआ, तक मतलब प्रारंभिक अगर 100 था तो अंतिम हो गया 300, तो से और तक में जो डिफरेंस है इसमें आप जरूर इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, मुझे लगा आपसे डिस्कस किया जाए। तो ये बेसिकली सबसे पहले मैं बच्चों को यही पढ़ाता हूँ, ठीक है।